तो हम लोग सभी का स्वागत है। हम लोग डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और साथ ही ये जो क्लासेज है वो जितने बीएड, डीएड, एमएड या स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग हैं सभी के लिए उपयोगी साबित होता है। आप लोग समय से जुड़िए। समय से नहीं जुड़ने से क्या है कि जो है अभी मैडम नहीं है, इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग पेपर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मेथड ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल एफसी के चैप्टर 4 में हम लोग सीख रहे हैं कि अंग्रेजी। इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, और हम लोग ने सीखा साइंस क्यों ज़रूरी है, साइंस क्यों सीखना चाहिए। साइंस के अलावा हम लोगों ने गणित को सीखा, गणित को क्यों पढ़ना है, सोशल साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में, सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी क्या है कि अंग्रेजी सीखने के लिए बुनियादी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हम लोग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो 4 कौशल होते हैं जिसे पूर्ण रूप से संप्रेषण बातचीत के लिए आवश्यक होती है। जब हम अपनी मूल भाषा सीखते हैं तो हम आमतौर पर पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, अंत में लिखना सीखते हैं। लिखना जो टफ होता है, इसे 4 भाषा कौशल कहा जाता है। कोई पूछेगा 4 भाषा कौशल क्या है, तो आप बताइएगा। पहले सुनना, लिसनिंग, फिर जो है पढ़ना, रीडिंग, बोलना, स्पीकिंग, फिर पढ़ना, रीडिंग, अंत में लिखना। तो सुनने के बाद बोलना आसान है, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? बड़ी शब्दावली और अच्छे व्याकरण के आधार के साथ जो हमारे श्रोता हैं उसको सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, ये चारों कौशल में सुधार करना है। लेकिन यह अंतिम उद्देश्य नहीं है। अंतिम उद्देश्य जो स्पीकर है, जो वक्ता को भाषा का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। सुनना भाषा संप्रेषण बातचीत के साधनों में से एक है जो लोगों के दैनिक जीवन में सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावे शिक्षार्थियों को बहुत सारी सुनने की गतिविधियां पढ़ाना उनकी शब्दावली को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। दूसरी ओर यह शिक्षार्थी को उनके सुनने की समझ को सुधारने में भी मदद करता है। उदाहरण के लोग जानते हैं कि मातृभाषा सीखने और विदेशी भाषा सीखने के बीच सबसे बड़ा अंतर पर्यावरण है। एक विदेशी भाषा के लिए हम केवल औपचारिक स्थानों और कक्षाओं में ही मिल सकते हैं। मौखिक पठन का प्रशिक्षण और अभ्यास एक दिन में काम नहीं है। अभ्यास क्या है? महत्वपूर्ण है। बार-बार प्रैक्टिस करना होता है। अभ्यास के माध्यम से शिक्षार्थी अपनी सुनने की समझ में सुधार कर सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं सुनने में क्या कठिनाई होता है, इसको भी जानना जरूरी है। सुनने में क्या गति, अगर जल्दी जल्दी अगर कोई बोले तो सुनने में दिक्कत होगा, उसको समझने में दिक्कत होगा। इस बात से संबंधित है कि बातचीत में कितने लोग हैं और कितने जल्दी बोलते हैं, इससे निर्भर है। शब्दावली इसमें भी है। यह सुनने वाले बोल्ड है, यह सुनने वाले पाठ को समझने में छात्रों की अक्षमता से संबंधित है और वे इसमें शामिल शब्दावली को नहीं समझ सकते। संरचना है, यह सुनने वाले पाठ को समझने में छात्रों की
अक्षमताएं से संबंधित है यदि वे सम्मिलित प्रमुख संरचनाओं को नहीं समझ सकते। लंबाई और विषय। फुटबॉल, भोजन, कपड़े, फिल्म, टीवी कार्यक्रम में एक लंबी बातचीत को समझना छात्रों के लिए राजनीति या विज्ञान में छोटे बातचीत की तुलना में आसान हो सकता है। जो लंबाई वाला है उसमें उबाऊ होता है, सुनना नहीं चाहता, पूरी चीज़ों को समझने के लिए पूरी बात को सुनना पड़ेगा। आवाज़ में उतार चढ़ाव। अंग्रेजी देसी वक्ताओं का स्वर और तनाव अन्य भाषाओं को बोलने से भिन्न होता है। अगला बोलना अक्सर सुनने से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए दो तरफा संप्रेषण बातचीत। पारंपरिक शिक्षा में संप्रेषण बातचीत क्षमता में कमी को पूरा करता है। टू वे का अर्थ है स्कूल में शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण का संबंध। यह रिश्ता दो लोगों के बीच संप्रेषण गतिविधि से जुड़ा है। यह भाषा बोलने के लिए एक नया वातावरण बना सकता है। दो तरफा संप्रेषण संवाद को असीम रूप से लंबा कर सकता है। यह इसका फायदा है। साथ ही यदि वक्ता सही उत्तर देना चाहता है तो उसे कठिन विचार करना पड़ता है। वह वाक्य आसानी से नहीं भुलाया जा सकता जो स्वयं सोच समझकर कभी कभी शिक्षक के इशारे से बनाया जाता है। वे स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं और खुद को व्यक्त कर सकते हैं जितने बार वे कर सकते हैं। पढ़ना सिखाने की तकनीक क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। KWL तो नॉलेज विलिंग लैंग्वेज, ये जो है जो मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैंने सीखा है। तो ये पढ़ाने सिखाने का तकनीक है। इसको एक सेकंड। इसमें KWL बताता है काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेकिन ये तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। KWL क्या है इसको जानना है। इसमें बताता है नो व्हाट टू नो एंड लर्न, KWL। इसको जानना जरूरी है। नो वांट टू नो, W से वांट टू नो, L से लर्न, KWL। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। नो वांट टू नो, वांट टू नो एंड लर्न। हाँ, ये है टेक्निक। इसमें शिक्षक एक चित्र या शीर्षक का उपयोग करते हैं। छात्रों से उस विषय के बारे में सब कुछ कहने के लिए कहते हैं और जब जिसके बारे में बात करते हैं उनकी जानकारी को टुकड़े के सूचीबद्ध करते हैं। मुझे पता है,
छात्र जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछे गए किसी प्रश्न का स्वीकार करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तो KWL मतलब नो, जो जानता है, वांट टू नो, उसके बारे में और जानना चाहता है, और लर्न, उसके बाद जब डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो सीख किया रहता है। वह विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है या देती है। शिक्षक जानकारी के लिए इनको टुकड़े को सूचीबद्ध करता है। मैंने क्या सीखा, मुझे पता है, मैं जानना चाहता हूँ, मैंने क्या सीखा। ठीक है, ये हम लोग का KWL टेक्निक है। दूसरा है DRTA, इसमें डायरेक्ट रीडिंग थिंकिंग एक्टिविटी। इस तकनीक में शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि वे इस तरह की शीर्षक वाली कहानी या पाठ के बारे में क्या सोचते हैं। छात्र फिर कहानी या पाठ का हिस्सा पढ़ते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि वे क्या सोचते हैं, उनका अंदाज़ा सही या गलत। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि कहानी या पाठ में ऐसा क्या है जो उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है आगे क्या होगा। अगला, पढ़ना भाषा सीखने में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, और यह भाषा सीखने वालों के लिए बुनियादी कौशल है। आज की परीक्षा में पढ़ने के बहुत सारे अभ्यास है, लेकिन ये सभी रीडिंग सीमित समय के लिए जानी चाहिए। इसीलिए शिक्षार्थियों को उन्हें सही ढंग से और एक निश्चित गति से पढ़ने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति शब्द दर शब्द पढ़ता है, कोई अपनी उंगली से शब्दों को इशारा करते हुए, सिर हिलाते हुए पढ़ता है। ये सब बुरी आदतें हैं। उन्हें वाक्यांश द्वारा वाक्यांश पढ़ना चाहिए। इतनी बार आंखें न झपकाएं और सिर हिलाएं, बस नेत्र गोलक को हिलाएं, वह एक पर्याप्त है। यदि वे अधिक शब्द जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आंखों को पठन सामग्री बीच उतनी दूरी होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 6 फीट का मिनिमम जो है दूरी होनी चाहिए रीडिंग करने के लिए, वो आँख के लिए सही है। तो अंत में, लेखन कक्षा प्रक्रियाओं में विविधता प्रदान करने का एक तरीका है। यह एक शिक्षार्थी को उसकी उपलब्धियों का भौतिक प्रमाण प्रदान करता है, और वह अपने सुधार को माप सकता है। यह शब्दावली और संरचना की उनकी समझ को मजबूत करने में मदद करता है और अन्य भाषा कौशल को पूरा करता है। वाक्य लेख आधार होता है। अंत में, अपने लेखन की शुरुआत वाक्यों से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अनुवाद, वाक्य पैटर्न का आदान प्रदान, और पाठ को छोटा करना और फिर से लिखना। यह पाठ को समझने और रचनाएं लिखने में मदद करता है। ये जान जाना चाहिए कि जो इन कौशलों को 2 में वर्गीकृत किया जा सकता हो, वो उत्पादन है ना, प्रोडक्टिव एंड कंज्यूम। whenever we speaks, read और listen, तो क्या होता है, दिस इज द कंज्यूम। whenever we write और स्पीक, देन इज ए प्रोडक्टिव। जो सुनते हैं रिसेप्टिव है, जब बोलते हैं एक्सप्रेसिव है। तो याद रखें, प्रत्येक कौशल दूसरे को पुष्ट करता है, इसलिए आपको उन गतिविधि के बारे में सोचने की ज़रूरत है जहाँ ये चारों भाषाएं कौशल एकीकृत है। ये हम लोग ये जाना कि पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, देन राइटिंग। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो इसको हम जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हम 4.5 आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि हम किस तरह जो है थोड़ा सा डायरेक्ट रीडिंग थिंकिंग एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने अभी जाना। दूसरा है कि KWL, नो, वांट टू नो एंड लर्न, उसके बारे में जाना। और दूसरा हम लोगों ने जानना कि कहाँ कहाँ कठिनाई होती है गति में, शब्दावली, संरचनाएं, लंबाई और विषय, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये सब सारे जो है हमारे लिसनिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस प्रकार 4.4
में हम लोगों ने अंग्रेजी सीखने के लिए बुनियादी कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के बारे में जाना।